के साथ और श्री के वी कोठारी जी का स्वागत जरूरी है। मोनालिसा सही सामान्य मंच, यहाँ से भी उपस्थित साथियों और जो आप विभिन्न स्थानों से पधारे हुए यहाँ प्रतिभागी, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पधारे इस विषय पर आगे बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे को किस तरह से एक जनमानस, एक जन जागृति का स्वरूप दे पाए और उसमें मीडिया की किस प्रकार की भूमिका हो, इसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमको मौका मिलेगा आपसे बातचीत करने का, हम लोगों से मंच से कुछ लोगों के विचार सुनने का कि किस प्रकार इस ज्वलंत समस्या को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक समाधान की तरह से किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं, उसमें किस प्रकार की जन भागीदारी हम निभा सकते हैं और इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं इस विषय में कहने के पहले 2-3 शब्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे विशेष अनुभव रहे हैं यूनिसेफ के अंदर। सन 80 के अंदर यूनिसेफ भारत का कार्यालय था, उसने मुझे कहा था कि राजस्थान में आप जाकर बच्चों की स्थिति का अध्ययन करके हमको ये बताएं और ये सुझाव दें कि किस प्रकार से बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जा सके और राजस्थान के किन जिलों में कार्यक्रम चलाया जाए जो एक नए तरीके से होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिसेफ और भारत सरकार 70 के दशक में और उससे पहले एक बहुत बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उसका नाम शायद आप लोगों ने कुछ सुना होगा, उसको कहते थे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो था एक विस्तृत कार्यक्रम था, एक मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम था। उसमें एग्रीकल्चर भी देखते थे, किचन गार्डन भी देखते थे, बच्चों की भलाई के लिए भी तो काम करते थे, अमूल के साथ भी काम करते थे। यूनिसेफ इंडिया का जो बड़ा हिस्सा था वो अमूल के साथ भी काम करता था कि दूध किस प्रकार बच्चों के लिए पहुंचाया जाए। तो वो 70 का दशक था जब हम लोग ये देखते थे कि बच्चों की भलाई के लिए क्या काम किया जाए, बच्चों की वेलफेयर के लिए क्या काम किया जाए। ये 70 और 80 के दशक के दरमियान हम लोगों का प्रोग्राम था। लेकिन 80 के बाद ये सोचने लगे कि किस प्रकार यूनिसेफ बच्चों के सर्वाइवल, बच्चों के जीवन और विकास के लिए अपना जो कार्यक्रम है वो विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार चलाया जाए। उसका नाम उस वक्त कहा जाता था चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट रेवोल्यूशन, CSDR का नाम दिया था। और उस वक्त जो यूनिसेफ के महाप्रबंधक थे मिस्टर जिम ग्रांट, उनका ये आशय था कि यूनिसेफ 70 के तक जो काम करता आया है विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, मल्टी सेक्टर विकास के लिए, वो बच्चों के ऊपर फोकस कम करता है और दूसरी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करता है। उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए और बच्चों के जीने के लिए और उसके विकास के लिए। विकास का जो अभिप्राय उस वक्त था कि बच्चों के अंदर जो पोषण की आवश्यकता है, बच्चों के अंदर स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है, स्वच्छ पानी और स्वच्छता का जो सैनिटेशन का रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह से हम जोड़े कि उसमें बच्चों का सर्वाइवल हो और उनका विकास बने। तो वो जो 80 का दशक था उसके अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया कि हम चाइल्ड सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन उस दौरान सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था वो जिम ग्रांट साहब का कि मुख्य उद्देश्य था कि किसी न किसी प्रकार जो शिशु मृत्यु दर है, IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, उसको किस प्रकार कम किया जाए।
और इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए उन्होंने कहा कि कुछ हमको विशेष कार्यक्रम करने पड़ेंगे, जिसमें उस कार्यक्रमों के अंदर ये अभिप्राय था कि किसी न किसी प्रकार से जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो काम था उसको कैसे जोड़ा जाए बच्चे के विकास के लिए संबंधित हो। उस वक्त उसको नाम दिया गया था गोबी। गोबी का मतलब था ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। ये जो नाम एक बार न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने रखा तो हिंदुस्तान से इसका एक ऑब्जेक्शन आया कि भाई गोभी नाम रखोगे आप, तो यहाँ गोभी सब्जी को कहते हैं। तो गोभी नाम उसको फिर हटाया गया और उसको कहा गया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट रेवोल्यूशन। ये 80 की बात है, लेकिन मैं मुख्य मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हम मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट की बात करते थे उससे हटकर 80 के अंदर हम बच्चों के जीने के ऊपर इन्फेंट मोर्टेलिटी को किस तरह से कम किया जाए उसकी ओर बढ़े। तो CSDR का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सन 80 में शुरू हुआ और उसके अंदर ये सोचा गया था कि जैसे के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम इसको जब बढ़ाने लगे तब उस वक्त मुझे याद है कि राजीव गांधी जी एक बार न्यूयॉर्क आए थे, तो न्यूयॉर्क और पेट्रोलियम के साथ थे। तो उस वक्त राजीव गांधी जी ये कहते थे कि भाई हम लोग कुछ मिशन चलाएंगे, मिशन ड्रिंकिंग वाटर का मिशन चलाएंगे, उसका मिशन चलाएंगे, इसका मिशन। तो राजीव गांधी साहब को जब वहाँ बात की गई थी तो कहा गया था कि आप टीकाकरण का भी एक मिशन की कल्पना कीजिए और उसको किस तरह से टीकाकरण को आप आगे ले जा सकते हो। 80 के अंदर एक बहुत बड़ा मकसद था कि किसी न किसी प्रकार हम टीकाकरण का जो व्यवस्था है, टीकाकरण की जो पहुँच है उसको बहुत आगे ले जाएं। इसके लिए एक अभियान के रूप में चलाया गया था। लेकिन वहाँ से जब राजीव गांधी जी वापस लौटे थे तो उन्होंने टीकाकरण का एक मिशन गठित किया था जो कि टीकाकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान और मील का पत्थर साबित हुआ। इसी दौरान के अंदर जब ये कार्यक्रम चले तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर और माँ के दूध के उपयोगिता जो कि आज अपने मंत्री महोदय ने जो आज कहे थे सब, मैं उसको वापस दोहराना चाहता हूँ कि स्तनपान का जो सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो फायदा है, एक बड़ा लाभ है, वो ये है कि आप किसी न किसी प्रकार के नवजात बच्चों के पोषण, उसके पालन, उसके संबंध, माँ के साथ उसके संबंध, इमोशनल इंटीग्रेशन और बीमारियों को रोकने के लिए, कई प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए जो क्षमता हासिल होती है आपके माँ के दूध के साथ, उसके साथ आपको ये भी है कि इसके लिए कैंसर से भी आपको कुछ निपटारा मिलता है। और ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है कि बच्चे की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी की सर्वाइवल है, पहले एक साल में जो बच्चे जब मैं 80 की बात करता था, जो राजस्थान के अंदर 134 इन्फेंट मोर्टेलिटी है। सन 80 अब जाके अपन 60 के पास इन्फेंट मोर्टेलिटी के पास आ गए हैं। बहुत बड़ी तरक्की की है इस दौरान के अंदर, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि किसी न किसी प्रकार जो विकास के कार्यक्रम है और जो बच्चों से संबंधित है उनके अंदर आप किस तरह से ऐसे इंटरवेंशन, ऐसे कार्यक्रम करो, ऐसे सूक्ष्म कार्यक्रम करो जो कि बच्चों को जीने के अधिक से अधिक अवसर दें, तो चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट। इसी दौरान के अंदर चाइल्ड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड का बहुत बड़ा मुद्दा बना। कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड एक सारी जो बच्चों की आवश्यकताएं जो पहले हम समझते थे, आवश्यकताएं जो नीड है जिसको पूरा करने के लिए हर किस्म के वेलफेयर कार्यक्रम शुरू करते थे, उसको रोक के कहा गया है कि ये बच्चे का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है। और कन्वेंशन ऑफ राइट की चाइल्ड के फ्रेमवर्क के अंदर ये सोचा गया कि सब जो अधिकार हैं बच्चों को, उनको जन्मजात से इसके लिए देना चाहिए। और भारत सरकार ने भी इस कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड के जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने इसके ऊपर संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे कि कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड विल बिकम एक एस्पिरेशनल लॉ था। कन्वेंशन ऑफ राइट के अंदर आपको लीगलिटी का अभी नहीं है अभिप्राय, लेकिन उसका एक एस्पिरेशनल कानून बना कि जिससे अंदर बच्चे के विकास का, इसमें 4 जीवन जीनी, चाइल्ड सर्वाइवल, बच्चे का जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, भागीदारी का, बच्चा
जन से और अपने हर उम्र के हिसाब से समाज के अंदर एक सक्रिय भागीदार बने, चाइल्ड पार्टिसिपेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो बच्चे के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम है, वो कन्वेंशन ऑफ राइट टू चाइल्ड के अंदर एक बड़ी फ्रेमवर्क बनी, जिसके अंदर यूनिसेफ और देश के कई देश इसमें जुड़े साथ में। और ये हमारा एक मुख्य यूनिसेफ का ही नहीं, विश्व के सभी देशों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बना, जिसके अंदर हम सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाने लगे। मैं इतनी बात करने की इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चों के अंदर विकास और जीने के लिए जो कार्यक्रम है, वो कई अर्सों से गुजरता हुआ अब इस अवस्था में आया है कि इसकी एक स्वतंत्र पहचान बनी है और उसको आपने आगे बढ़ाया है। तो एक इसके लिए जो क्रम चला है, उसमें इस क्रम के अंदर आपको ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मेरे दो ही सुझाव हैं आपको। मीडिया के अंदर हम ये लोग अवश्य सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मेरा अपना सोच है कि अवेयरनेस पूरा मकसद नहीं है, पूरा उद्देश्य नहीं है। अवेयरनेस के साथ आप उस जो भी आपके साथ संबंध करता है, मीडिया को देखता है, मीडिया पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसको आप किसी न किसी प्रकार एक्शन के लिए मोटिवेट करें। एक्शन के लिए मोटिवेट करके उसको अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय है कि अवेयरनेस के साथ आपको मोटिवेशन फॉर एक्शन एंड उसके लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा उसके व्यवहार में बदलाव के लिए, और मीडिया को इसके लिए एक्स्ट्रा एक माइल और चलना पड़ेगा, जो कि अवेयरनेस की बात की कड़ी है। तो अवेयरनेस आप क्रिएट कीजिए। अवेयरनेस के लिए, मास अवेयरनेस के लिए आपका मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कई प्रकार के आपको इसके समाचार मिलेंगे, कई तरह के आपको रिसोर्स मटेरियल मिलेंगे, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार मीडिया अपनी भूमिका को आगे ले जाए और इसको अवेयरनेस और मोटिवेशन और उसके बाद व्यवहार के अंदर बदलाव लाने के लिए कार्य कर सके। इसके लिए मैं आप लोग सभी लोगों में आगे आपको स्वागत करना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमको कुछ इसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। खरे जी ने आप सभी के स्वागत के साथ साथ पिछले 4 दशकों में वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में जो प्रयत्न किए गए उनकी पृष्ठभूमि के रूप में आपने जानकारी दी। किसी भी बच्चे की किलकारी हमारे जीवन में एक नया उल्लास और जीवंतता भर देती है। उसकी उस किलकारी को, उसके उस उल्लास और जीवंतता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम उसे भावनात्मक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाएं। और इसी तरह के कुछ प्रयत्नों को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने की एक परंपरा शुरू की गई। उसी के तहत भारत सहित अन्य विकसित विकासशील देशों में ये प्रयोग इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि जनमानस में इसे जागरूक किया जा सके। जैसा कोठारी जी ने कहा कि सवेरे हमारी बाल विकास मंत्री श्रीमती बीना काक ने जो एक मीडिया किट तैयार किया गया, जो आप सभी के बैग में जो आपके यहाँ दिया गया है, उसमें वो किट है। उस किट को औपचारिक रूप से आपने आज रिलीज किया। वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, वायरल फीवर से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात का आश्वासन दिया है कि वो जरा भी स्वस्थ महसूस करती हैं तो वो प्रयत्न करेंगी कि लगभग 12 बजे के आसपास थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में हो और इस संदेश को, हमारे प्रयत्नों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए अपना एक समर्थन यहाँ व्यक्त कर सकें। तो हम उनके आने की उम्मीद और प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पूरा आयोजन राजस्थान सरकार के बाल एवं महिला विकास, यूनिसेफ, लोक संवाद संस्थान और राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस विषय को हालांकि पृष्ठभूमि के रूप में कोठारी जी ने आपके सामने काफ़ी बिंदु रखे हैं, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा महिला एवं बाल विकास विभाग की जो पोषण इकाई है उसकी निदेशक मुक्ता अरोड़ा जी से कि आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मुक्ता अरोड़ा जी। मीडिया के सहयोगी, आज हम यहाँ पर 1 से 7 अगस्त तक जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है उसके संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं। और इस संदर्भ में मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगी कि हमारे प्रदेश में स्पेशली
हमारे देश में, भारत में ब्रेस्ट फीडिंग की परंपरा रही है, लेकिन कुछ मॉडर्न जो हमारी परंपराएं हैं या कह लें आदतें हैं, उनसे ग्रसित होकर हम भी सफ़र करने लगे कि हमें अब ये बात भी हमारे जनसामान्य तक पहुंचानी पड़ेगी। और उसकी क्या क्या खूबियां हैं, यहाँ पे विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि क्यों आवश्यक है, साइंटिफिकली भी और इमोशनली भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी ब्रेस्ट फीडिंग क्यों आवश्यक है, क्या बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग पैदा करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, और किस प्रकार ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए उसके भी तरीके हैं। और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय जो माएँ अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट रखती हैं, उसको देखती हैं, दुलारती हैं, बड़ा होकर वो बच्चा उस माँ के साथ ज़्यादा अपना बंधन महसूस करता है, बजाय उनके कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए अन्य किसी प्रकार के भी कामों में मशगूल रहती हैं। तो ये सारी बातें विशेषज्ञ आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे केवल यही चर्चा करना चाहूँगी कि आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये बात जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए आप उन बच्चों की आवाज़ बनेंगे कि जिन बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें उनको माँ का दूध अधिकार के रूप में मिले, माँ का पहला दूध मिले, खीस मिले। खीस से मुझे याद आता है कि हम लोग जब बच्चे थे, गांव में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो जो गाय के जब बच्चा होता था तो उसकी तो खीस हम लोगों को भी मिला करती थी कि वो खीस, तो उसका कितना ज़्यादा महत्व था, इसको अब हमें बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि खीस, माँ का जो पहला दूध है वो देना कितना आवश्यक है, और 6 माह तक केवल माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। खीस जो है वो माँ के लिए, बच्चे के लिए पहला टीका है। इसी तरह जितना बच्चे के लिए ये फायदेमंद है, उतना ही माँ के लिए भी है। माँ को कई बीमारियों से बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है और अन्य कई बीमारियों से बचाता है। उसके लिए उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को वो डेफर करता है। तो ये सारी बातें हमें जन सामान्य तक पहुँचानी है, और आप क्योंकि सबके साथ बहुत निष्ठा से जुड़े हुए हैं, जन सामान्य के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा सोर्स है मीडिया का जो कि जन सामान्य तक बच्चों की आवाज़ बनकर पहुंच सकता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जिस भी प्रयोग में, चाहे इसको न्यूज़ के रूप में, चाहे आर्टिकल्स के रूप में, कैसे भी करके इस बात को हमें माँओं तक पहुँचाना है, हमें परिवारों तक पहुँचाना है। परिवारों तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, कि उसे परिवार का सपोर्ट मिले, उसे समुदाय का सपोर्ट मिले, परिवार में उसको इतना समय दिया जाए कि वो बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार दूध पिला सके। ऐसा से यदि माएँ, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी तादाद में माएँ कामकाजी हैं, तो कामकाज जहाँ करती हैं, कार्यस्थल जो हैं, वहाँ पर भी उनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें वहाँ सपोर्ट मिले कि वो किस ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम रहें। इसी संदर्भ में इस वर्ष जो ये 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसको लीड करती है, वाबा, वो हर वर्ष इसके लिए कोई ना कोई एक विषय देती है। इस बार का जो विषय दिया है, उन्होंने दिया है टॉक टू मी, मतलब मेरे से बात करें, अर्थात कम्युनिकेशन। तो वो पूरा ही रोल आपका है, पूरा ही रोल मीडिया का है कि हम कैसे बात करके और किस प्रकार से जनसामान्य तक पहुंचकर, परिवारों तक पहुंचकर हम ये समझाएं कि बच्चे के लिए ये उसका अधिकार भी है, उसके लिए आवश्यक भी है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, मानसिक रूप से भी आवश्यक है, और वही बच्चा आगे जाकर हमारे देश का भविष्य है, वही समाज का निर्माण करेगा। तो ऐसे बहुत सी खूबियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग में कि यदि ब्रेस्ट अभी जैसे बात कही टॉक टू मी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आह्वान किया गया है कि हम स्वयं अपने से बात करना सीखें, और शायद ये संचार की श्रृंखला शुरू होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम कर पाने में सक्षम होंगे। आज सवेरे मुझे एक SMS मिला, इसी तरह की शायद बात इसमें कही गई, टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन ए डे, अदरवाइज यू मे मिस ए मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। शायद हम स्वयं अपने से बात करना सीख जाएं तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान स्वतः होने लगेगा, और कम से कम वो जो अबोध शिशु है, जिसके जीवन की रक्षा करने के लिए, जिसकी आशा आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए आज हम हमारी नई पीढ़ी को, वो रिमोट एरियाज में रहने वाली जो हमारी जनरेशन है, और आप कामकाजी महिलाओं के लिए, क्योंकि आज सुबह जब मंत्री जी के यहाँ थे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी थे, और उन्होंने एक सवाल पूछा कि साहब ब्रेस्ट फीडिंग से फिगर खराब हो जाता है, फिगर बिगड़ने का खतरा होता है, आशंकाएं होती हैं। जब इस तरह की सोच लेकर के
यदि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप सोचिए किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आह्वान किया गया है, इस आह्वान के साथ सारे संचार माध्यम जुड़ सके, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये आयोजन यहाँ रखा गया है। और इसी श्रृंखला में यूनिसेफ ने जो प्रयत्न किए हैं या यूनिसेफ की उस भूमिका को रेखांकित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यूनिसेफ की गिरिजा देवी जी को कि वे आए और अपनी बात हमारे सामने रखें। नमस्कार आप सबको और मंच में पधारे हमारे डिग्निटरीज के। आज जो विश्व ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशंस के हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना है और आपको ये भी लगता होगा कि इसमें कौन सी बड़ी महत्व बात है, ऐसी कौन सी बात है जो इसके ऊपर हम बार बार दोहरा रहे हैं। टॉक टू मी की बात हो रही है, दूसरी बात ये हो रही है कि ये तो हमारी परंपरा थी, तीसरी बात ये है कि अगर ये हमारी परंपरा है और आज के तारीख में क्यों हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ पर इकट्ठा होकर इसी के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुटारी जी ने बहुत अच्छे ढंग से ये बताया कि यूनिसेफ और काफ़ी अलग इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल हो या फिर नेशनल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, ये सब इकट्ठा करके एक निर्णय लिया गया था काफ़ी सालों पहले कि चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट की जो रेवोल्यूशन थी, जो पहले 80s की जो रेवोल्यूशन थी, उसमें जो प्रिवेंटेबल कॉजेज है चाइल्ड डेथ का, उसके ऊपर एक प्रक्रिया हुई थी, ग्लोबली हुई थी और हमारे देश में भी हुई थी, जहाँ पर पूरी जो कंसंट्रेशन था वो एक चाइल्ड के सर्वाइवल के ऊपर था और सर्वाइवल भी किस कारण की वजह से उस बच्चे की सर्वाइवल नहीं हो रही है और कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके साथ ये जुड़ के हेल्थ में हो या फिर कोई और विभागों से हो, तो ये कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकें, ये वाली बात हुई थी। इसे चाइल्ड सर्वाइवल रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन कह रहे थे। अब जो है प्रस्तुत 5 या 10 ईयर से, जो एक डेकेड से जो है चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट सेकेंड रेवोल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो है सालों से, डिकेड से जहाँ पर भी ये प्रक्रिया हमने शुरू की थी उसका कुछ तो असर हुआ है। मगर आज के तारीख में अगर हम देखते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, वो जिस ढंग से घट रही है उसके ऊपर परेशानी है। और ये क्यों ऐसे हो रहा है, हमारे पास पूरी जानकारी है, साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास पूरी है कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसके द्वारा हम शिशु मृत्यु को कम कर सकें। मगर इसको जानते हुए भी हम शिशु मृत्यु का दर जो है उसको हम घटा रहे हैं, उसको एक लेवल पे नहीं ले आ पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका जो सोच है, इसी को लेते हुए अब चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट की रेवोल्यूशन जो है, अभी सेकेंड रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जहाँ पर खास तौर पर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेके पहले 1 महीने तक, जो न्यूनेटल पीरियड कहते हैं, शिशु के बर्थ का 1 मंथ सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, जब वो बच्चा पैदा होके और उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है और फिर हर खतरे से बाहर आ सकता है। एक स्टेप लेनी है, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो जो पहला वाला प्रिवेंटिव मेजर यही होता है कि जो बच्चा जन्म लिया है और जन्म के 1 ही घंटे के अंदर उस बच्चे को माँ के दूध पिलाना चाहिए और उसके बाद 6 महीने तक उस बच्चे को माँ के दूध के साथ ही जोड़ के रखना चाहिए, खाली दूध ही और बिना पानी के। और 6 महीने के बाद में उस बच्चे को ऊपरी आहार एक्सेट्रा वो निकल के आ जाती है। तो ये जो परंपरा हमारी थी कि बच्चे को माँ का दूध ही स्तनपान कराएं, माँ का दूध ही पिलाएं, ये कहाँ पर ये घट गया है हमारी परंपरा? समुदाय में या हमारे परिवारों में या हमारी परंपरा में कि हम इसे भूल गए हैं, या फिर अगर भूल भी नहीं गए हैं तो उसको पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर एक माँ और बच्चे को
ब्रेस्ट फीडिंग की जो बात हम करते हैं वो जानकारी रखती भी है, करना भी चाहती है, मगर उनके आसपास का अगर सपोर्ट नहीं रहता है, उनके परिवार में भी ऐसे हैं लोग जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर बाहर से भी उनकी ऐसी क्या कहें कि चैलेंजेस हैं जिसके वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, तो किस किस्म का सपोर्ट हमें चाहिए इसके लिए? कौन से ऐसे लोग हैं हमारे समुदाय में जो जिसके बात हम मानते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जिसके द्वारा उस माँ को इस आसानी से वो अपने बच्चे को एक दूध पिला सकती है? और मीडिया के साथ कि इस तरह की खबरों को निरंतर प्रकाशित करते रहे ताकि जन सामान्य में ये सजगता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान छेड़ा गया है उसके साथ कहीं ना कहीं हम जुड़ सके। इससे पूर्व कि मैं अगले हमारे वक्ताओं के हम मंच आमंत्रित करूँ, मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर भवानी लक्ष्मी और डॉक्टर अनुराग सिंह जी से कि वे आएँ और यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। आपने मुख्य रूप से राजस्थान और आंध्र प्रदेश में रहते हुए ग्रासरूट लेवल पर काफ़ी काम किया है, शोध अनुसंधान किया है, और यूनिसेफ के साथ आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। और हमारे बीच में जोधपुर से एसएन मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनुराग सिंह हमारे साथ में हैं, और आपने भी बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर जाकर के ब्रेस्ट फीडिंग के क्षेत्र में शोध अनुसंधान किया है। तो आपका जो अनुभव रहा है राजस्थान और राज्य के बाहर इस क्षेत्र में काम करते हुए, इन अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अपनी प्रस्तुति को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो मैं आप दोनों से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपनी बात आपके सामने रखें, डॉक्टर भवानी और डॉक्टर अनुराग से। Good morning, everyone. So at the outset, I would like to start my talk with extending my best wishes on the behalf on the eve of the World Breastfeeding Week celebrations. And I think it is a very appropriate occasion to have this media orientation workshop, because already we heard the theme of this year's World Breastfeeding Week is that the breastfeeding, the three-dimensional, the third dimension aspect. So far we have been focusing and emphasizing more and more on the first two dimensions, that is place and time, on which we will be hearing in depth talk from Dr. Anurag Singh. But this year we are focusing on the third dimension, that is communication. So I think it is very appropriate for the media to be here and carrying it forward, not only during the week but thereafter. And the second, I would also like to congratulate the media for showing their commitment and reiterating their commitment by participating in this workshop. So I have been asked to talk on the breastfeeding for the child survival, but I would like to add the other aspect is the development, the breastfeeding for the child survival and development. So you, like all of us know, and we feel proud of Professor Amartya Sen. He said, rightly said, that is, the nutritional status of the child is the best and the most sensitive index of the human development and the development of the nation. And it is also mentioned by the previous speakers that it is not new to Indian context particularly. It is not new to anywhere else. Throughout the globe, it is a practice, and it is part of our life. Then it is the natural law of existence. But why do we speak about the issue? There are several issues added to it, which we'll be talking a little later. And this is one of the 4 strong pillars of the child survival. The other being the immunization warriors and even the growth monitoring for promotion to see that what is the status of the child in order to know the nutritional status
and the development of the child. But breastfeeding is one of the key pillars for the child survival. This also, like many of us know, that there are several determinants that contribute to the child mortality, like pneumonia, diarrhea, measles, malaria, and HIV, etc. But if you analyze, this has been analyzed and it is proved that this is malnutrition is the underlying cause for most of these child deaths. So if the malnutrition is the underlying cause, what is the immediate cause that leads to the malnutrition? That the immediate cause is the faulty feeding practices. The 60% of the infant deaths, the underlying cause is malnutrition, which is due to the faulty feeding practices. And it also leads to the high morbidity and mortality, malnutrition. And it reduces the immunity of the person, which ultimately leads to the higher morbidity and mortality. And in case of children, it also delays the cognitive functions. And how it is related to breastfeeding, I would be talking a few minutes later. And it also impairs the intelligence and the strength, energy, productivity. We have been hearing. Morning, the Honorable Minister for Women and Child Development also spoke about it very well, how it reduces the immunity, how it affects the mortality and different developmental functions of the child. And if the child is well nourished, we may need, the child to be well nourished, we require 1% of the gross domestic product of the nation. But if the child is malnourished, in order to correct the situation, we need 3% of the GDP. So that is the annual loss of productivity. So this has been calculated and proved. And the Lancet article, which is globally the most authentic document which speaks about the health and nutrition issues, it clearly indicates, depending on the researchers across the world, that breastfeeding is one of the key determinants that reduces the child mortality and helps in the child survival intervention. If you see this graph, you can make out that up to 16% of the child mortality can be reduced just because of one single intervention of the breastfeeding through the early initiation and exclusive breastfeeding for the first 6 months. And if you see this, though this is globally proved and everybody knows about the reasons and everything, but still 150 million children are malnourished in the developing countries. And in this, if you see, the largest proportion, that is 78 million, which is about 50%, is in South Asia. And if you see the Indian scenario, 38% of the underweight children globally are in India. And this I would like to bring to your attention, that see, China and we are equally populated. But if you see the situation, the underweight, you can see the difference, whether it is underweight or stunting. So there we need to, this is the time to think. Even Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh also said that it is the national shame to have such a huge number of children being malnourished, and we need to do something very drastic that makes an impact on children and reduces the malnutrition. So how do we do it? So that there are answers, there are evidences, and breastfeeding promotion and the complementary feeding, that is the infant and young child feeding, is one of the critical aspects which we need to initiate in order to reduce this malnutrition, go beyond the national average. And this is again the exclusive breastfeeding for the first 6 months. The timely complementary feeding, that is after 6 months, along with the continued breastfeeding, we require complementary feeding, which is a gap in decline. And particularly after 6 months, where
we stop the breastfeeding and switch over to the complementary feeding, or minimize the breastfeeding and less quantities of complementary feeding, then it has to be breastfed. There should not be any bottle. There should not be any the infant foods being fed to the baby within the first 6 months of the childhood. So all this act has to be properly enforced. This legislation has to be enforced. So we need to think about all these things. And in order for me to conclude, so what should we all have a commitment, and we all should be dedicated, and we should make an effort for scaling up this early initiation in the first 1 hour of the birth, and also the exclusive breastfeeding for the first 6 months of the childhood. And it is our primary responsibility if we want to promote. मैडम, आज ब्रेस्ट फीडिंग डे के दिन मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, कितनी ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग, और आज क्या जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं या घट रही है इस मोड से? देखिए, अगर हम चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट की बात करते हैं राजस्थान स्टेट में और पूरे प्रदेश में, ब्रेस्ट फीडिंग की जो महत्वता है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आज भी ये एक इंडिकेटर है जो हमें दिखाता है कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। और मुख्य तौर पर जो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो बहुत ही खास होता है। और उसके बाद में 6 महीने तक बच्चे को खाली माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आंकड़े हम देख रहे हैं, NFHS के डेटा जो आ रही है या फिर बाकी भी DLHS की डेटा जो आती है, हमें ये दिखा रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग का रेट्स जो है स्टेट में वो इंक्रीज तो हो रहा है, सामने दिखा, मगर इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोलेस्ट्रॉल फीडिंग का रेट्स इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल फीडिंग वो होता है जो पहले वो जो कोलेस्ट्रॉल चीज़ जो देते हैं बच्चे को, वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मगर हमारे पास जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके बाद में जब माँ घर चली जाती है अस्पताल से और खुद अपने बच्चे को घर पर दूध पिलाती है, तो किस किस कारण के वजह से, कुछ कंस्ट्रेंट्स के वजह से, कुछ अपनी भूल कुछ भी हो कि माँ पानी भी दे रही है बच्चे को, तो वो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात है वो नहीं हो रहा है। तो जो एक ब्रेस्ट मिल्क की जो पूरी एक कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसका पूरा लाभ जो है बच्चे को नहीं मिल रहा है। मैडम, जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने में किस तरह सहायक है? क्या रिसर्च वर्क क्या कहते हैं? रिसर्च वर्क ये कहता है कि ये एक ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और 6 महीने तक खाली माँ का दूध बच्चे को देने से ये बहुत हद तक एक बच्चे की मौत भी कम करने में जिम्मेदार है। महिलाओं बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे स्टेट में। हमारे आशा सहयोगी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ सेंटर्स के साथ जो मदर्स ग्रुप है, जो स्वयंसेवक समाज के महिलाएं हैं, महिला मंडल, ये सब मिलकर ये हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है जो काउंसलिंग में और फिर एक माँ को मदद करने में बहुत उनका रोल है। और मैं समझती हूँ कि आज के तारीख में अगर हमारे यहाँ पर भी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये घर भी जाते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर में भी उनका काउंसलिंग कराती हैं और डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। और फिर तो ये महिला बाल विकास विभाग इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम करेगा पूरे राज्य में? ये जो सप्ताह है पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में पूरे देश में और राजस्थान राज्य में भी ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका सप्ताह का मुख्य उद्देश्य माँ का दूध बच्चे के लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, उपयोगी है और आवश्यक और अनिवार्य है, इस बात की प्रचार प्रसार करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए विभाग द्वारा यूनिसेफ और अन्य उनके सहयोग से सुबह एक जो सामग्री है वो माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया श्रीमती बीना काग द्वारा आज जारी की गई है। और इसी क्रम में आज ये एक संगोष्ठी मीडिया से इंटरेक्शन की जा रही है और इसी क्रम में अन्य कार्यक्रम पूरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे, जिसमें कि किस प्रकार से स्तनपान बच्चे के लिए आवश्यक है और किन किन बीमारियों से बच्चों को वो बचाता है और माँ के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है। जो भ्रांतियाँ तरह तरह की
हमारे समाज में स्तनपान को लेकर के फैली हुई है, उनको दूर करने के संबंध में ये पूरा सप्ताह है। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की? ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ रहा है, बचाना क्यों पड़ रहा है उसको? भाई हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हमें तो पहले से मालूम है ये बात। हमारे देश में है, हमारे यहाँ पे वेदों में लिखा है कि 6 महीने पर अन्नप्राशन होना चाहिए। बहुत पहले से पता है हमें बातें, लेकिन हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। प्रोटेक्ट किससे करना पड़ रहा है? कोई ना कोई आतंककारी होगा जिससे इसको बचाना पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहा है इस पर, उससे बचा। और हमें क्रॉस जनरेशन बात करनी है। माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से बात करेगी। हमें दादा दादी और नाना नानी से भी बात करनी पड़ेगी। क्रॉस जनरेशन, क्रॉस सेक्टर, इसमें कोई अमीर कोई गरीबी वाला नहीं आएगा। आजकल रूरल मार्केटिंग बहुत जोर से हो रही है, तो वहां भी इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, वरना वहां भी इसको प्रोटेक्ट नहीं करना। क्योंकि कंपनीज ने MBA जो होते हैं ना, जो रूरल मार्केटिंग में MBA करते हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह देती कंपनी उनको। क्योंकि मार्केट कहाँ है भाई, कि अब ठीक है शहरों में तो कर लिया, रूरल में जाओ तो उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है रूरल मार्केटिंग वालों को। तो वहां भी इसको बचाना है, गाँव में भी इसको बचाने की जरूरत है, और वहां भी कम्युनिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जब आपका अखबार सब जगह पहुंचता है, आप रेडियो के माध्यम से जब बात करते हैं तो सब सुनते हैं, तो आपके माध्यम से ये बात जब जाएगी तो सबके पास पहुंचेगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन आवश्यक है, और ये कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। जैसा कि गिरिजन ने भी कहा, सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, इसको कॉन्स्टेंटली अपने अखबार में प्रमुखता से, जब भी आपको ऐसे कोई मौका मिले तो आप इस बात को जरूर सामने लाएं। और एडवाइस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक एडवाइस। अब ये नहीं कि साहब हम मेडिकल कॉलेज में गए थे, वहां तो साहब बोतल से दूध पिला दिया, पर आप यहाँ पे आशा सहयोग नहीं करेगी, साहब बोतल नहीं पिलानी है। तो एक एडवाइस पूरे में होनी चाहिए, सबको एक ही ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबको एक ही गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। और ये गाइडलाइन जब आपके पास पहुंच जाएगी और आप इस गाइडलाइन को समझ जाएंगे तो मीडिया कैन सेव लाइव्स। आप किसी की जान बचा सकते हैं। कैसे जान बचा सकते हैं? मीडिया कैसे जान बचा सकता है? हम तो ये सोचते डॉक्टर जान बचा सकता है, नहीं, आप डॉक्टर से ज्यादा जान बचा सकते हैं। इस कक्ष में एक ऐसा डॉक्टर है जिसने पीडियाट्रिक्स को ठोकर मार दी। उसने कहा क्या सर पीडियाट्रिक्स करूंगा तो एक तो जान बचाऊंगा, मैं जाऊंगा कम्युनिटी में और मैं कई जान बचाऊंगा। वो है डॉक्टर अवतार जो, जिन्होंने पीडियाट्रिक्स को छोड़ दिया कि नहीं पीडियाट्रिक्स में ICU में केयर करे, कुछ नहीं, 2 4 5 बचा पाओगे आप, ज्यादा नहीं बचा पाओगे। मैं आपके पास मरीज ही नहीं आने दूंगा, बीमार ही नहीं पड़ने दूंगा किसी को, मैं बचाऊंगा जाने कम्युनिटी में जाके, ऐसे भी। और ये रोल आपका भी है। Yes, he deserves a big clap for this, and he's been doing it for years together. ज्यादा बचा सकते हैं। 19% जान बचाना बहुत बड़ी बात होती है। 100 में 19 बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। विटामिन A लगाने से भी ज्यादा है, टीकाकरण से भी ज्यादा है, और ये आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप मासेस को एजुकेट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि नहीं, जो आपसे सेरेलैक की बात करता है और जो आपसे डिब्बे की बात करता है, ये आपका दुश्मन है, ये सही बात नहीं कर रहा है आपसे। या आप उनको बता सकते हैं। जब आप मासेस को एजुकेट कर देंगे, जब आपके अखबार में लिखी हुई बात होगी उसको सच मानते लोग, जो अखबार में छपता है उसको अक्षरशः सच मानते लोग। और आपका बहुत बड़ा रोल, बहुत पावरफुल रोल है लोग। तो आपके माध्यम से जब ये बात जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों को समझ में आएगा कि ये बात सही लिखी हुई है, कोई जरूरत नहीं है कुछ और चीज देने की। तो ऐसे आप जब मास को एजुकेट करेंगे तो जो मैंने लिखा है इसमें, कन्वीनियंट एंड लुक्रेटिव फीडिंग ऑप्शंस। कन्वीनियंट का मतलब आसानी से उपलब्ध है, गोला पिला दिया। लुक्रेटिव है, बड़ा सुंदर उन्होंने पोस्टर बना रखे हैं, बड़ी सुंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, दुकान में जाते ही बाहर बाहर सजा रखा है, आप जाते हैं उसको दुकान से उठा लेते हैं, आप समझते हैं ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो कन्वीनियंट है, लुक्रेटिव है, लेकिन फेटल है, जानलेवा है, इसलिए उसको नहीं उठाइए, हाथ मत लगाइए उसको, वो जानलेवा है। तो आप ये मासेस को समझाएं, ये बात आपके माध्यम से सभी लोगों तक जब पहुंच जाएगी तो लोग फिर उसको हाथ नहीं लगाएंगे, वो फेटल फीडिंग ऑप्शन को नहीं चुनेंगे। डॉक्टर अनुराग सिंह ने जब अपनी बात शुरू की थी तो एक बात कही थी कि डॉक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक PhD और एक दूसरी तरह से पढ़ करके आते हैं। मुझे लगता है कि जो PhDs करके पढ़ाते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति, यदि उनको अच्छा मानते हैं आप, तो उससे कम अच्छी अभिव्यक्ति आपकी नहीं थी। बहुत बढ़िया आप बोले, किस तरह से आपने जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों को लेकर के
अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयत्न किया, और इसी के साथ साथ जो मीडिया से अपेक्षाएं हो सकती हैं कि किस तरह से वो इस तरह के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए या इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का भाव किस तरह से पैदा कर सकते हैं, और किस तरह से मल्टीनेशनल्स ने एक आक्रमण विकासशील देशों पे किया है, इसके लिए आपने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से अपनी बात को आपको समझाने का प्रयत्न किया। और मुझे लगता है कि चिकित्सक के पास इस तरह की संवेदनशील दृष्टि यदि आ जाती है तो शायद समाज में, कि कई बार हम बात करते हैं पेशेंट और डॉक्टर के कम्युनिकेशन का भी, पब्लिक रिलेशंस में जब बात करते हैं तो आज मेडिकल पीआर की बात भी हम लोग करने लगे हैं। तो उस दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला, कोई मौका लगा, मुझे पता नहीं आप कल यहाँ रुक रहे हैं, कल चूँकि अपने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह का आयोजन हमने रखा है, जयपुर शहर के जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में इस बागडोर को संभालने का संकल्प लेकर के इन पाठ्यक्रम में आए हैं, उनके साथ भी एक इंटरेक्शन हमने रखा है। और हमारे बीच में फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर जय कृष्ण मित्तल आए हुए हैं, जिन्होंने नियोनेटोलॉजी क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, आपका व्यापक अनुभव है, तो वे कल भी हमारे बीच में होंगे और विद्यार्थियों के साथ, मीडिया स्टूडेंट्स के साथ आपसे इंटरेक्शन करेंगे। हो सकता है आपके मन में सवाल भी उठ रहे हो, और थोड़ा सा मुझे चाहूँगा आपसे, हमारे पास 2 स्पीकर अभी और हैं जो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कुछ समय अपने पास होगा डिस्कशन के लिए। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, इस डिस्कशन को हम किस रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उसके पूर्व कि आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित करूं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री ज्योत्सना सिंह जी को, जो हमारे बीच में दिल्ली से यहाँ आई हैं, और मीडिया के ज्योत्सना सिंह जी का मीडिया के क्षेत्र में लगभग 2 दशक से अधिक का अनुभव रहा है। आपने हिंदुस्तान में रहते हुए स्टेट्समैन से अपनी पत्रकारिता का करियर प्रारंभ किया, और उसके बाद दुनिया के जो कुछ बड़े ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें से एक बीबीसी के साथ आपका जुड़ा हुआ, और बीबीसी के जितने नेटवर्क्स हैं लगभग उन सभी में आपको काम करने का अनुभव है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो रेडियो है, चाहे ऑनलाइन है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ आदि अनेक देशों की यात्राएं करने का आपको मौका मिला, और न सिर्फ यात्राएं की बल्कि अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम की आप दृष्टा रही हैं, साक्षी रही है, और अपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से आपने उन घटनाक्रमों को अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया है। चाहे हिंदुस्तान में कुछ आतंककारी घटना है, बम ब्लास्ट जो हुए वो घटना हो, देश के लोकसभा के चुनाव हो, या अनेक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिससे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका असर हुआ, उन सारी घटनाओं को हमारे समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आपने इन चैनल्स के माध्यम से प्रस्तुत किया। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में रहते हुए आपने 40 मिनट का एक लाइव शो आप करती रही, अनेक घटनाओं को लाइव रिपोर्ट आपने अपने चैनल के माध्यम से किया। आपके इस अनुभव का लाभ हम सभी को मिल सके, इस सारे प्रसंग में अभी जो मीडिया के उपभोक्ता हैं किसी न किसी रूप में, उन्होंने कुछ अपेक्षाएं मीडिया से की, लेकिन अब मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो मीडिया के रोल को किस रूप में देखते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री ज्योत्सना सिंह। Warm greetings everybody. दरअसल लक्ष्मी भवानी जी ने हाईजैक कर लिया डॉक्टर सिंह का एजेंडा, और काफ़ी हद तक डॉक्टर सिंह ने मेरा एजेंडा हाईजैक कर लिया। मीडिया के बारे में मैंने सोचा था बहुत क्रिटिकल एनालिसिस कर पाऊंगी आपके सामने, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्या अपेक्षाएं हैं मीडिया से उसको आपके सामने रखा। और शुरुआत में करना चाहूँगी एक घटना का जिक्र करते हुए। करीब 30 साल पहले की बात है। मेरे दोस्त की बहन को बच्चा हुआ और मैं अस्पताल में उसको देखने गई। पहला बच्चा, बहुत खुशी थी, परिवार में लड्डू बांटे जा रहे थे, लेकिन जब मैंने अपनी दोस्त की बहन को देखा तो वो कुछ घबराई हुई सी लगी। मैंने कहा क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन दरअसल एक बात मुझे खाए जा रही है। मुझे लगता है मैंने अपने बच्चे को पैदा करते ही जहर पिला दिया। मैंने कहा क्या? बच्चा तो अच्छा खासा दिख रहा है आपके सामने, क्या बात है? कहती नहीं, उसको मैंने इतने दिनों से मेरे अंदर जमा
वो दूध जो है उसको साफ किए बिना, उसको निकाले बिना ही उसको पिला दिया है, और ज़रूर उसको कोई मेजर इन्फेक्शन हो जाएगा। और तो मैंने कहा आपने डॉक्टर से पूछा, मैं भी स्कूल में पढ़ती थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसी किसी सफाई की ज़रूरत होती है क्या। मैंने कहा आपने डॉक्टर से पूछा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर वाले मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसी कोई गलती कर दी है। खैर अगले दिन मैंने डॉक्टर से कहा कि कहीं कुछ ऐसा होता है। डॉक्टर ने मुझे उतने डिटेल में, जितने आजकल हमें पता चलता है कि पहले घंटे का दूध कितना लाभकारी होता है और बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करता है, ये सारी बातें तो नहीं बताई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और स्वस्थ रहेगा। मैं सोचती हूँ इग्नोरेंस हमेशा ब्लिस नहीं होता, और इस केस में इतनी एंग्जाइटी मदर को, ये पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट मदर, उन्होंने कभी शायद ज़रूरत नहीं समझी होगी किसी को कंसल्ट करने की या किसी से बात करने की, अकेली थी, और कुछ घंटे उन्होंने बहुत ही एंग्जाइटी में गुजारे, यही सोच के कि मैंने शायद कोई गलती की है। लेकिन पिछले कितने सालों में हम देख रहे हैं कि रेडियो पे, टेलीविज़न पे लगातार हम ये सुनते आए हैं कि माँ का जो दूध होता है, पहले 24 घंटे कितने क्रूशल होते हैं मदर के साथ बॉन्डिंग के लिए और बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ के लिए। तो मैं एज अ वर्किंग मदर, मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। 16 साल तक मैंने BBC वर्ल्ड सर्विस के साथ काम किया है, और वहाँ पे एक बहुत ही लिबरल पॉलिसी है लीव को लेके। आपने कहा 4.5 महीने और 6 महीने की बात चल रही है, वहाँ पे भी 4.5 महीने की पेड लीव, और उसके बाद आप जो है हाफ पेड लीव पे 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, और चाहे तो फिर उसको 1 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हुए, मैंने उनको वैसे ही जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मेरे टाइम पे कहा जाता था 4.5 months वुड बी इनफ, तो मैंने 4.5 months के बाद ऑफिस ज्वाइन किया। माई बेबीज आर वेरी हेल्थी एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि उससे ज़्यादा सुख की अनुभूति किसी माँ के लिए और नहीं हो सकती। ब्रेस्ट फीडिंग से जो सेटिस्फैक्शन होता है किसी को, तो मुझे नहीं पता कौन सी महिलाएं कतराती होंगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाएं यदि किसी ऐसी चिंता में रहती, तो मुझे लगता है काम भी कितना आसान हो जाता है, ना तो बर्तन की धोने की चिंता, ना कुछ, बहुत ही सुविधाजनक है। तो मेरे ख्याल से ब्रेस्ट फीडिंग का जो सिग्निफिकेंस है उसको तो कितना भी एम्फसाइज किया जाए ये कम है। बच्चों को जैसे डॉक्टर ने बताया कि उनको संक्रमण रहित फीड जो है ब्रेस्ट फीडिंग से इंश्योर किया जा सकता है, और 6 महीने तक माँ के दूध पर पलने से बच्चा खुद को बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये सब हम लगातार सुनते आए हैं। अब रही बात अवेयरनेस फैलाने की, मीडिया के रोल की, हम रोज़ सुनते आ रहे हैं भारत के तेजी से आर्थिक विकास की, लेकिन जब भी हम ये सो कॉल्ड 8% ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसके साथ ही साथ ये जो दूसरा भारत है उसकी छवि भी उसके साथ ही साथ डिस्कस होती है। लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं और किस तरह से मानव विकास के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, इसकी भी चर्चा होती है, जिसको सुन के जो भी भारत के नागरिक हैं जो बहुत खुश हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन उसका असर लोगों की आम जिंदगी पे क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो इतने लगातार, ये इतना सॉरी पिक्चर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। अभी डॉक्टर सिंह ने बताया और सिंचा जी ने बताया कि और उससे पहले वाली जनरेशन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डेवलपमेंट जर्नलिस्ट का मतलब है कि ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म, जिसको मेन स्ट्रीम नहीं समझा जाता था। मैं ये समझती हूँ कि चीज़ें, इश्यूज जो सबको अफेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा यूनिवर्सल इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर एडिटर कहते हैं कि इससे आम आदमी अपने आप को कैसे जोड़ेगा, हमें टीआरपीज कैसे मिलेंगी। और मुझे लगता है कि टीआरपीज इंश्योर करने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऐसी बातों की चर्चा करें जो सबको अफेक्ट करती हैं, जो सबको, और उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करें, अवेयर कराएं। मैंने वो घटना बताई आपको इन महिला की जिनको ये नहीं पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग
फर्स्ट आवर में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मुझे अभी सब चर्चा कर रहे हैं कि ये तो हमारे देश में परंपरा है, रही है। मेरे ख्याल से किसी अनपढ़ महिला के दिमाग में ये बात शायद कभी नहीं आई होगी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन वी डिड लूज आवर वे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन गैप हो गया जिसकी बात कर रहे हैं, या फिर हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, और या फिर प्रोडक्ट्स जो आक्रामक व्यू रचना बनाने की आवश्यकता महसूस की, और उसी के साथ हम सभी जुड़ करके कुछ एक सामाजिक उस आंदोलन की एक आधार भूमि तैयार कर सकें। ये सही है कि संचार माध्यमों को अपनी टीआरपी और प्रसार संख्या पर ध्यान रहता है, और शायद यही कारण है कि हम, जैसा आपने कहा, कि अटेंशन ग्रैबिंग खबरों की तरफ ध्यान देते हैं। शायद दोष हम लोगों का भी है, जो पत्रकारिता की पहली क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि कुत्ता आदमी को काट खाए तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काट खाए तो खबर है। तो वस्तुतः वो समाचार का बोध वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद इंदु के इकबाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके ही अखबार के पी साइना जैसे लोग जब उस विकास की बात करते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मानित भी किए जाते हैं, तो शायद अभी भी उन विकास की खबरों के साथ भी वो ग्लैमर है, वो सम्मान है, और साथ साथ कहीं अपने उन सामाजिक सरोकारों का बोध भी जागृत होता है। तो शायद नई जनरेशन को जो इस क्षेत्र में आने वाले हैं, उन्हें कोई इस तरह का ओरिएंटेशन दिया जाए तो आने वाले समय में जो चिंताएं आज हम यहाँ सार्वजनिक मंचों से प्रकट कर रहे हैं, शायद उनसे कहीं हमको मुक्ति मिल सके। आपने मीडिया से जो आह्वान किया इस आंदोलन के साथ, हम आपके आभारी हैं। और इसके साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे सत्र के अंतिम वक्ता, या जो कहूँ कि अध्यक्षीय वक्ता, लेकिन अध्यक्षीय वक्ता के बाद प्रश्नकाल का समय हमारे पास है। दिनेश यादव जी हमारे बीच में हैं, जो ICDS के डायरेक्टर हैं, और वे भी क्योंकि इन सारे मुद्दों के साथ लंबे समय से अपना काम कर रहे हैं, शोध अनुसंधान कार्य में जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। दिनेश यादव। धन्यवाद आदरणीय मंच, सभी उपस्थित साथियों। इतने लंबे समय से आप सब लोगों ने इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अवसर पे विभिन्न वक्ताओं के वक्तव्य सुने और बहुत सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सभी वक्ताओं ने प्रदान की। मेरे ख्याल है उसके बाद में बहुत कुछ इस विषय पर कोई अधिक जानकारी देने वाली बात मेरी तरफ से हो ऐसा हो रही। और मैं वैसे भी, आपने शोध और उससे जुड़ा हुआ बताया, बेसिकली हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट तो पब्लिक के अनुरूप जो जनरल चीज़ें होती हैं उन्हीं के वो रहते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं। महिला और बाल विकास विभाग जो राजस्थान का है, उसमें ICDS जो स्कीम है उसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र पूरे राजस्थान में चलाए जाते हैं, वो आप सब लोग उनसे परिचित होंगे। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के माध्यम से, और स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें मेडिकल एंड हेल्थ के सहयोग से, आशा सहयोगी के माध्यम से जो जानकारियाँ दी जाती हैं, उनमें स्तनपान से संबंधित जो जानकारी है वो माताओं को और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों को देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें निरंतर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश में जानकारी इस तरह की भी बच्चा के लिए माँ का दूध क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से खिलाया जाना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, ये जानकारियाँ देती हैं। देखिए, वैसे तो जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप सब लोग भी परिचित हैं, स्तनपान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी स्तनधारियों के लिए, और सभी जानते हैं इसको, माताएं भी सब जानती हैं कि स्तनपान बच्चे के लिए क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यक है। पर इसके बावजूद भी ये सप्ताह आयोजित करने की भी आवश्यकता पड़ रही है, जानकारी भी देने की पड़ रही है, और आप सब मीडिया कर्मियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ रही है। उसका कारण सबसे बड़ा है जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हमारे समाज में स्तनपान से रिलेटेड प्रचलित हैं, गाँव में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी, और भ्रांतियों के अतिरिक्त कुछ उनकी अपनी समस्याएं हैं जिनके कारण से जो स्तनपान जिस रूप में पूर्ण रूप से कराना चाहिए बच्चों को वो नहीं करा पाते हैं।
आप जानते हैं महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है जो श्रमिक के रूप में काम करती है, तो निश्चित रूप से उनको अपने बच्चों को सुबह छोड़ के जाना पड़ता है। एक बार स्तनपान करा के फिर वो लगभग पूरे दिन बिना माँ के उसके रहता है, तो कोई ना कोई ऊपरी आहार की आदत डाल दी जाती है। जो माताएं हैं खेतों में काम करने के लिए जाती हैं और बच्चे को कोई अन्य इस तरह के पदार्थ का वो करवा जाती हैं, जैसे बहुत से इलाकों में अफीम वगैरह सुंघा के चली जाती हैं, या और ताकि वो दिन भर सोता रहे और दूध वगैरह की उसको किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़े। तो वास्तव में जो सभी लोगों ने बताया कि इसमें परिवार वालों के, कम्युनिटी के और उन सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, जिसके सहयोग से और जो माताएं स्तनपान बच्चों को पूर्ण रूप से करा सकें, ये जरूरी हो सके। पिछले कुछ समय से जो हमारा विभाग है वो पंचायती राज संस्थाओं के साथ उनका विशेष रूप से अब जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नीचे गांव तक जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो शहरी निकायों के प्रतिनिधि हैं वो आम पब्लिक से जुड़े हुए रहते हैं। तो उनके माध्यम से और उनके सहयोग से ये जो कार्यक्रम हैं उनके संदर्भ में जो कोई भ्रांतियाँ हैं तो उनको दूर करने का और अधिक से अधिक समझाने का कि भाई ये क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। हम इसके लिए विशेष तौर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है, हमारे जो PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि पंच से लेकर के और जिला प्रमुख तक के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबको इन सारी चीज़ों के महत्व का पता चल सके। मीडिया कर्मियों का निश्चित रूप से विस्तार से भी आप लोगों ने क्या रोल है और क्या वो उसके बारे में अवगत कराया। देखिए, कोई भी जो स्टोरी है, सपोज कि कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भी एक स्टोरी बनती है, और साल भर में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उतनों की जितनी स्टोरी बनती है उनसे कई गुना अधिक बच्चे, हम सब जानते हैं, माँ के द्वारा प्रॉपर स्तनपान आदि ना कराने के कारण से, जो विभिन्न इन्फेक्शंस के कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कितना बड़ा रोल उस सबको कंट्रोल करने के लिए अपना दे सकते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कल्याण कोठारी जी को, जो पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे। इस पूरे किट को तैयार करने से लेकर के हमारे जर्नलिस्ट को भी प्रेरित करने के लिए इस तरह के आयोजनों में अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखें। तो मैं उनको इस पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि के साथ साथ उन्होंने काम किया, और आप सब लोग जो आए उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए भाई श्री कल्याण कोठारी और आप सब पधारे हुए अतिथियों, मीडिया के साथियों और हमारे यूनिसेफ के और राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉक्टर संजीव मानावत साहब, डॉक्टर अनुराग सिंह जी, BBC की हमारी ज्योत्सना सिंह जी, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इस कार्यशाला में भाग लिया। और मीडिया के हमारे बहुत सारे साथी आए और ये बताया गया कि हम लोग जो है मीडिया के लोग भी विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के इच्छुक हैं और इस तरह के अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से पत्रकारिता और से जुड़े हुए जयपुर के जितने भी संस्थान हैं, MIT है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, मानसरोवर के ICT कॉलेज है, इन सब छात्रों का करीब 100-150 छात्रों का एक वर्कशॉप जो है हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में रखा है। उसमें भी आप सब लोगों को आमंत्रित करते हुए हर्ष है। और एक बार मैं पुनः यूनिसेफ का, राजस्थान महिला बाल विकास का और राजस्थान विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी संस्था को इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। आप सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित।